हेलो व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं खुरम जिंजुआ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल खुरम जिंजुआ ऑफिशियल। यूनिट 9 लेके आया हूं, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड का। द यूनिट्स 9 है जी द वाइट लैम्प। आज हम बात करेंगे वाइट लैम्प के ऊपर। बड़ी टचिंग और सेंटिमेंटल स्टोरी है एक बाप और उसके बेटे की। The story has been written by Sario Khanzandian और it has a very simple plot। इसका प्लॉट बड़ा सिंपल है और there are two main characters। इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं जी, और जिसमें जो है नवासाद जो कि एक गार्डनर है और उसका बेटा जो है अर्शक। There are two main characters of the story। अब स्टोरी कुछ इस तरह है कि नवासाद जो कि गार्डनर है और ओल्ड एज में है, लेकिन अभी तक वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है। उसको पता चलता है कि उसका बेटा अर्शक जो है वो बाहर से आया है और आफ्टर 10 years के टाइम के बाद उसने चक्कर लगाया है। और ये चीज़ नवासाद को जो है वो ये जो ख़बर है वो बड़ी अच्छी लगती है और वो फूला नहीं समाता खुशी में, और बड़ी जल्दी से जो है वो अपना काम ख़त्म करता है और वो घर की तरफ चल देता है। रास्ते में वो सोचता है कि अर्शक जो है वो बड़े अच्छे टाइम पर आया है, जैसे जिससे बाग में फूल जो हैं और जो फल जो हैं वो पक चुके हैं। वो एक बाग में जाता है और एक जो है वाटरमेलन लेता है जो कि अर्शक का पसंदीदा जो है वो फल होता है, और साथ वो अंजीर के बाग में जाता है, वहाँ से कुछ अंजीरें लेता है। ठीक है, गांव में जाने से पहले वो तमाम इंतज़ामात कर लेता है। ठीक है, और उसको इतनी खुशी होती है कि उसका बेटा एक बड़े अरसे के बाद जो है वो उसको मिलने आया है। ठीक है, तो जाते हुए वो अपने साथ एक दुम्बा लेता है, एक वाइट लैम्प, जो कि उसने बड़ा संभाल के रखा होता है कि किसी एक ख़ास टाइम के लिए, और स्पेशली वो अर्शक के लिए ही उसने संभाल के रखा हुआ था वो वाइट लैम्प, जिसको वो जब गांव की तरफ जाता है तो अपने साथ वो उसको ले लेता है। जब वो गांव की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में बड़ी अमूदी चट्टानें होती हैं जिनको वो क्रॉस करता है, और रास्ते में उसको वो अर्शक की पुरानी यादें आती हैं जब वो अर्शक को अपने कंधे पे उठाकर जो है वो जाया करता था और उसको फिर चश्मे का पानी पिलाया करता था। एक दफ़ा वो एक दरख्त से गिर गया और फिर उसको उसने उठाकर अपने कंधों पर मीलों फासला तय करके डॉक्टर के पास वो लेके गया। तो ये तमाम बातें जो उसको माजी की याद दिला रही थी और वो उनके सहारे वो चलता जा रहा था। स्टोरी बेसिकली इन डिफरेंट एटीट्यूड को शो करती है जो कि औलाद अपने माँ बाप के लिए करती है। सो बेसिकली जो है वो जिसे हम कहते हैं कि एक जनरेशन गैप जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें यंगस्टर्स जो हैं वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए। तो अर्शक जो है वो जब गांव में आता है तो वो जो है वो सीधा नवासाद के घर नहीं जाता, यानी कि वो अपने घर नहीं जाता। वो गांव के एक जो है वो उसका चेयरमैन जो होता है उसके घर जाता है और नवासाद के घर नहीं पहुंचता। ठीक है, स्टोरी इज़ वेरी सेंटिमेंटल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और इसमें जो थीम निकलता है वो ये निकलता है कि एक नाफरमान बच्चा जो है वो नागन के दांतों से ज़्यादा जो है वो खूनखार होता है और वो थैंकलेस होता है, और अगर वो माँ बाप की खिदमत नहीं करता एक थैंकलेस बच्चा तो ही स्टैंड्स नोवेयर। तो उसमें अर्शक जो है वो अपने बाप से नवासाद से मिले बग़ैर जो है वो गांव से चला जाता है। ठीक है, तो नवासाद जो है वो बेचारा इतनी अरेंजमेंट करता है अपने बेटे की आने की खुशी में। अर्शक जो है वो नवासाद का अपना ज़ाती बेटा नहीं होता, वो उसके भाई का बेटा होता है, जो कि उसके भाभी और उसके भाई जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉवर्टी स्ट्रिकन टाइम था उसमें उनकी वफ़ात हो गई, और ये उसका जो है वो भतीजा था अर्शक, जिसको नवासाद ने बड़ी मुश्किलों के साथ पाला। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द स्टोरी and you will get the more insight about the topic.
The question number 1 is, what arrangements were made by Navasad for the coming home of Arshak? यानी कि कौन सी वो तमाम इंतज़ामात हैं जो कि एक्सक्यूज़ मी जो नवासाद ने किए अरशक के घर आने के लिए. Navasad made every possible and valuable arrangements for the arrival of Arshak. He plucked the ripened fruits, juicy and fresh figs, watermelon, prepared a delicious dinner and made the fire ready. He cleaned the house and restored the childhood objects of Arshak to revive the memories of childhood days. This is how Navasad arranged the home for the arrival of Arshak. यानी कि वो हर पॉसिबल जो अरेंजमेंट हो सकती है उसके लिए वो करता है और जो कि उसके लिए अरशक के आने की खुशी के ऊपर उसको वो पेश आती हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाई वाज नवासाद सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अरशक? नवासाद हैज़ बीन अलोन इन द विलेज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. नवासाद जो है वो बड़े लंबे अरसे से गांव में अकेला रहा है. His wife was dead and his sister and brother-in-law also died of hunger during the war and he had been left with no relatives और उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे गांव में. And Arshak was his nephew whom he considered as his own son, जिसको वो अपने बेटे की तरह उसने पाला. Arshak was returning to the village after a very long time और वो बड़े लंबे अरसे के बाद वो गांव में आया. Arshak was a long time and that's why Navasad was excited at the arrival of Arshak, क्योंकि एक इतने अरसे के बाद बेटा आ रहा है तो उसके आने की खुशी एक बाप को ही हो सकती है. The question number 3 is, describe the plight of Navasad after the departure of Arshak without meeting him. प्लाइट का मतलब है द वर्स्ट कंडीशन, द सैड कंडीशन जो कि नवासाद की हुई जब उसका बेटा उसको मिले बगैर चला गया. नवासाद हैड मेड ए लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स. उस बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट उसने की. व्हेन ही गॉट द न्यूज़ अबाउट द अराइवल ऑफ अरशक, जब उसने अपने बेटे अरशक के आने की खबर सुनी, ही केप्ट वेटिंग फॉर हिम विद एक्साइटमेंट, और वो इंतज़ार करता रहा बड़े पुरजोश तरीके से. व्हेन ही केम टू नो, जब उसने ये जाना दैट अरशक हैड लेफ्ट द विलेज विदाउट मीटिंग हिम, ही फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड, ब्रोकन एंड सैड. उसका दिल टूट गया, वो परेशान हो गया. ही फेल्ट एज द रूफ हैड कम डाउन ऑन हिज हेड. उसने ऐसा महसूस किया कि उसके सर पर छत गिर गई हो. ही वॉज फीलिंग वेरी डिजेक्टेड एंड मॉर्नफुल, और उसने बड़ा ही मायूसकुन महसूस किया और बड़ा ही उसने मॉर्नफुल, सैड और जो है उस ग्लूमी कंडीशन में वो आ गया. Go for the question number 4. What is the central idea of the story, The White Lamb? Is this theme relevant to our culture as well? कि सेंट्रल आइडिया क्या है और क्या इस थीम का, इस स्टोरी का जो थीम है वो रेलिवेंट है हमारे कल्चर के साथ. द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस लेसन इज सेल्फिशनेस एंड थैंकलेस बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड देयर ओल्ड पेरेंट्स. मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये जनरेशन गैप जो है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा हाथ है कि जो यंगस्टर्स हैं वो ओल्ड पेरेंट्स को इतनी वेटेज नहीं देते, उनका एहतराम नहीं करते, जिसकी वजह से उनके अंदर थैंकलेस और सेल्फिशनेस आ जाती है. When the children get higher post, जब बच्चों को कोई ऊंची सीट मिलती है and are perceived as successful person, they start considering their parents less important, और वो अपने माँ बाप को और बूढ़े माँ बाप को बड़ी कम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर सकते हैं जब उन्हें कोई हाई अथॉरिटी मिलती है. They start considering their parents less important, unworthy of due respect, and they often ignore them, unfortunately, and this is becoming a prevailing in trend in our cultures and society as well. और ये जो है ये हमारी सोसाइटी और कल्चर में बड़ा prevailing trend आ चुका है. However, we are far better than other societies in terms of respecting the old member of the family. और बहरहाल हम जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत हद तक हम बेहतर हैं कि हमारी सोसाइटी में बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है. हम एक मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा हैं और इस्लाम हमें माँ बाप से और बूढ़े अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक का दर्स देता है. Go for the question number 5 and write down the plot of the story The White Lamb. Plot basically एक sequence of events होता है और प्लॉट के बारे में कहा जाता है कि इट हैज़ ए प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड.
यानी हमें एक चेन ऑफ इवेंट्स मिलती हैं उस हवाले से। द स्टोरी स्टार्ट्स विद एन ओल्ड मैन वर्किंग इन एन ऑर्चर्ड। स्टोरी शुरू होती है एक बूढ़ा आदमी अपने ऑर्चर्ड में काम कर रहा होता है। हिज बैक इज़ बेंट, उसकी जो बैक है वो बेंट हो चुकी है। एंड ही लुक्स वेरी रिटायर्ड, और बड़ा बेचारा थका हुआ नज़र आता है। ही कीप्स ए वाइट लैम एज ए पेट, उसने रखा होता है एक छोटा दुम्बा पेट के तौर पे। ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स अराइवल इन द विलेज एंड हिज न्यूज़ फिल्स हिम विद ए ट्रिमेंडस एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। जब उसे पता चलता है तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट मिलती है। ही स्टार्ट अरेंजिंग थिंग्स, प्रिपेयरिंग फूड्स, ब्रिंगिंग द हाउस इन ऑर्डर टू कीप टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन ए फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। ठीक है, यानी कि वो अपने आप से बातें। इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब है कि वो खुद रेमिनिसेंस में, जब वो उसको पता चलता है अपने बेटे का वो घर की तरफ जा रहा होता है, तो वो इंटीरियर मोनोलॉग्स में अपने आप से खुद कलामी करके वो बातें करता है। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन वेट ही कम्स टू नो दैट हिज सन हैज़ रिटर्न टू सिटी विदाउट सीइंग हिम, कि बड़े लंबे अरसे के बाद वो शहर से आया है। द ओल्ड मैन इज़ सैड अगेन एंड इज़ लेफ्ट विद हिज लिटिल वाइट लैम अगेन टू लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। जब उसका बेटा उसको मिले बगैर चला जाता है तो वो दुम्बा जिसको वो उसके लिए लेके आया था कि वो उसकी अच्छी सी दावत करेगा, उसके लिए पकाएगा और वो ही उसके साथ रहेगा। दिस इज़ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द वाइट लैम। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। Is there any conflict in the story the white lamb? क्या white lamb में कोई conflict है? If yes, how it is resolved? Navasad wait for Arshak is the major conflict of this story. Navasad का जो wait करना है अर्शक के लिए वो एक इसकी major conflict है। And this conflict is interwoven, उसको बुना जाता है between एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसका बेटा आया है बड़े अरसे के बाद, 10 साल के बाद, और वो उसको कैसा रिस्पॉन्स देगा, वो कैसा उसे मिलेगा। Navasad expects that Arshak will spend a lot of time with him, therefore he releases the white lamb for a while। वो उसको जो है वो लेके जाता है अपने साथ। The conflict is resolved when a neighbor tells Navasad that Arshak has gone without seeing him। ठीक है, जब उसकी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होती है कि नवासाद उसको अर्शक नवासाद को मिले बगैर चला गया। तो इस तरह एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपस में चलते हैं। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इफ़ यू वर द ऑथर ऑफ द वाइट लैम्ब, कि अगर तुम वाइट लैम्ब का ऑथर होते, उसका लिखने वाले होते, तो आप कैसे रिस्पॉन्स उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते। इफ़ आई हैड रिटन दिस स्टोरी, अगर मैं ये स्टोरी लिखता, आई वुड हैव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेरी सेम fashion, the techniques adopted by the writer, the style of the narrative and the composition of the plot is very appealing and convincing. I would have gone for the same pattern just like the writer। तो मैं राइटर की तरह इसी पैटर्न पे चलता, क्योंकि राइटर ने बड़े अच्छे तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया है। Go for the question number 8। Compare and contrast the character of Navasad and Arshak। कि अर्शक और नवासाद का जो कंट्रास्ट है उसको कैरेक्टर को कंपेयर और कंट्रास्ट करें। नवासाद इज़ एन ओल्ड मैन वाइल अर्शक इज़ यंग। नवासाद इज़ इमोशनल एंड केयरिंग वेयरलेस, अर्शक इज़ रथलेस एंड केयरलेस। दायरा दोनों की एंटी जो है उनकी आपस में फीलिंग्स हैं। नवासाद जो है वो बूढ़ा आदमी है, लविंग है, प्यार करने वाला है, लेकिन अर्शक क्योंकि वो हाई अथॉरिटी पा चुका है, एज़ यूजुअल जब आपको हाई मुकाम मिलता है तो आप जो है वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्शक हैज़ फॉरगॉटन द बॉन्ड बिटवीन नवासाद एंड हिम। नवासाद इज़ ए हार्ड वर्किंग पीजेंट। नवासाद जो है वो बड़ा मेहनत का किसान है, पीजेंट कहते हैं किसान को, फार्मर है। वाइल अर्शक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी फेलो and they both represent two different social classes and the emerging trends of modernism where material benefits are more important than relationship। ठीक है जी, तो यही बेसिक क्लैश है कि अगर आप मटेरियल इम्पोर्टेंस को जो है मटेरियलिज्म को इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर आप कंपैशनेट नहीं हो पाएंगे, लव और मोहब्बत को आप जगह नहीं देंगे। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इज़ टू हैव थैंकलेस चाइल्ड। शेक्सपियर की ये कोटेशन है कि एक जो नाफरमान बच्चा है वो सांप के जो दांत हैं, ठीक है,
उसके जो नुकीले दांत हैं, ज़हर-आलूद दांत हैं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्रिटिकली इवेलुएट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द लेसन द वाइट लैम्ब। द स्टेटमेंट बाय शेक्सपियर completely address the plot of the story, and this story revolves around the selfishness and thankless child. The old Navasard feels very dejected and painful to face the ruthless behavior and thanklessness of Arshak, and it is true that a thankless child is more painful than a bite of a venomous snake. Venomous कहते हैं poisonous snake. That's all students. आपने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देख लिए और इनको जो है वो आप प्रिपेयर करें, ठीक है, एंड राइट इन योर ओन वर्डिंग, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स को कोशिश करें कि अपनी वर्डिंग में लिखने की, क्योंकि सेल्फ राइटिंग जो है वो ज़्यादा एप्रिशिएबल है। और मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि अपनी हैंड राइटिंग जो है उसको इम्प्रूव करें, और क्रिएटिव राइटिंग खास करके आप एक स्टोरी पढ़ें और उस स्टोरी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप अटैम्प्ट कर सकें। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है तो आप एक अच्छी अटैम्प्ट दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लेसन को रिवाइज़ करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। और टेक ए ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर्स जो टेकअप कर रहा हूँ वो आपके लिए आएंगे इंशाल्लाह, और उससे आपको बेनिफिट होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।